हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमृतुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपी टीजीटी, पीजीटी से संबंधित जीएस का जो सेगमेंट ऐड हुआ है 30 प्रश्नों का, उसके लिए एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग प्रतिदिन 30 प्रश्न मिसलेनियस करते हैं, जिसमें इतिहास, राजनीति मतलब जितने भी उसमें सिलेबस में दिया है, आप लोगों ने सिलेबस देखा भी है। न देखा हो तो इसी चैनल पर उसके बारे में बताया गया है, विस्तार से देख सकते हैं। फिलहाल आइए हम लोग तीसरे सीरीज पर अपने चलते हैं। तीसरे टेस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसके पहले हम लोगों ने 2 अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने न देखा हो तो कृपया करके उसे ज़रूर देख लें और उसके बाद ही तीसरे पे आएँ, क्योंकि एक क्रम से चलने पे तारतम्यता बनी रहती है। देखिए, ऋग्वेद में सभा और समिति को किस रूप में वर्णित किया गया है? यदि पूछे कि ऋग्वेद में क्या पूछे कि ऋग्वेद में सभा का उल्लेख कितनी बार हुआ है तो 8 बार बताएंगे। समिति का उल्लेख कितनी बार हुआ है तो 9 बार बताएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। सभा किसकी संस्था थी तो इसको बताएंगे कि श्रेष्ठ जनों की संस्था थी। किसकी? श्रेष्ठ जनों की संस्था थी। समिति पूछे किसकी संस्था थी तो बताएंगे कि सामान्य जनों की संस्था थी। सामान्य जन की संस्था थी। जनों की संस्था थी। क्या इसको थोड़ा-सा और पतला करना सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, ज़्यादा। चलिए, और एक संस्था इसके बारे में बहुत पूछता है एग्ज़ाम में कि विदत क्या है? विदत क्या है? इसको ढंग से देख लेते हैं। विदत, तो विदत भी जैसे सभा और समिति है, वैसे ही विदत भी एक संस्था है और इसका कार्य था नववधु जो आती थी उनका स्वागत करने का। और यह सबसे प्राचीन संस्था है। सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वैदिक कालीन संस्था। यदि प्रश्न में पूछे कि ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है तो विदत है। एक प्रश्न और बनता है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसको हटा देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। सभा और समिति को प्रजापति की किसकी प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। तो कहाँ कहा गया है यही पूछता है। तो अथर्ववेद में कहा गया है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख धातु कौन सी थी? तो जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक काल को हम लोग 2 भागों में देखते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इसमें उत्तर वैदिक काल में जाते जाते प्रमुख धातु क्या हो गई? लोहा हो गई थी। चलिए, एक बढ़िया प्रश्न। बौद्ध धर्म का प्रथम संगीत सम्मेलन या प्रथम संगीत कहाँ हुई थी? इसके लिए हम लोग स्थान देख लेते हैं। स्थान, राजा और अध्यक्ष, इन्हीं से प्रश्न पूछते हैं। स्थान आरवी पी के, यहाँ पे इसको हिंदी में लिखेंगे अका अका अक। आप लोग भी लिखते चलिएगा तभी याद होगा। और इसको इंग्लिश में लिखेंगे यम वी। तो पहली बौद्ध संगीत देखिए, ये पहली बौद्ध संगीत, दूसरी बौद्ध संगीत, तीसरी बौद्ध संगीत, चौथी बौद्ध संगीत। पहली कहाँ हुई थी? राजगृह में। शासक कौन था? अजात शत्रु। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे उस समय? अध्यक्ष कौन थे भाई? महाकश्यप। यम से क्या हो जाएगा? महाकश्यप। राजा कौन हो जाएगा? अजात शत्रु। आर से क्या हो जाएगा? राजगृह, जो यहाँ पे लिखा है, और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। वी से क्या हो जाएगा? वैशाली। यहाँ पे देखिए लिखा है वी से वैशाली। क से काला शोक हो जाएगा। का से काला शोक। यस से हो जाएगा सावक मीर। यह अध्यक्ष थे दूसरी बौद्ध संगीत के। तीसरी कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। राजा कौन है? अशोक है राजा। और अध्यक्ष कौन है?
मोगली मोगली पुत्तिस, इतना ही आप लोगों से पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और के से क्या हो जाएगा, कुंडल वन कश्मीर, कुंडल वन भी के से आता है, कश्मीर भी के से, दोनों एक ही जगह है। और क से राजा हो जाएंगे कनिष्क, पहला राजा अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। यहाँ महाकश्यप, शावक मीर, मोगलीपुत्तिस, और वी से हो जाएगा वसुमित्र, वसुमित्र, इसको लिख लीजिएगा। और एक ही यहाँ पे चौथी बौद्ध संगीत में उपाध्यक्ष भी नियुक्त हुए थे, इसको भी पूछता है कि चौथी बौद्ध संगीत में उपाध्यक्ष कौन थे। इसका सही जवाब हो जाएगा अश्वघोष। ये रहा बौद्ध संगीति से संबंधित सभी फैक्ट। आइए इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तीनों त्रिपिटक याद रखिएगा, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये तीन पिटक हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, इनको याद रखें। इलाहाबाद स्तंभ लेख मूलतः किस शासक से संबंधित था, इसमें अशोक का भी नाम आता है, समुद्रगुप्त का भी नाम आता है, जहांगीर का भी नाम आता है। पांचवें का डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो पाल वंश के शासक हैं धर्मपाल, इन्होंने ही विक्रम विश्वविद्यालय की विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा की किसने की थी, कल हमने बताया था इसको। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। गुप्त वंशीय शासक हैं कुमार गुप्त, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी। और पाल वंश के संस्थापक, इनका भी नाम बहुत पूछता है कि पाल वंश के संस्थापक कौन है। पाल वंश के संस्थापक कौन है, गोपाल। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सातवें का ए, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी। 1191 में पहला युद्ध हुआ था, 1192 में दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। अकबर और हेमू के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, 1556 में पानीपत पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था। राणा सांगा एवं बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। एक ग्रंथ लिखा गया अकबरनामा, अकबरनामा अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल ने। और इसका जो तीसरा भाग है, तीसरा जो भाग है उसी को कहते हैं क्या, आईने अकबरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था, इसका सही जवाब हो जाएगा नाइन्थ का बी, अस्थाई बंदोबस्त इसी ने लागू किया था। सन पूछे कि कब लागू किया था, तो 1793 ईस्वी में इसने लागू किया था। एक और व्यवस्था लागू हुई थी रैयतवाड़ी, मद्रास के क्षेत्र में रैयतवाड़ी, इसको पूछे किसने लागू किया था, तो कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो। याद रखिएगा, कर्नल रीड और थॉमस मुनरो। एक और व्यवस्था लागू हुई थी, तीन व्यवस्थाएं लागू हुई थी, एक अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। महालवाड़ी को किसने लागू किया था, तो महल में कौन हाल्ट करेगा, जिसके पास पैसा होगा, जो जी जी करेगा वही हाल्ट करेगा, कहाँ पे, महल में, तो हाल्ट मैकेंजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1885। तारीख पूछे तो तारीख हो जाएगी 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी इसको याद रख लीजिए। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था। संस्कृत कॉलेज मुंबई। कहाँ पे हुई थी भाई? मुंबई में हुई थी। और कुछ चीज़ें यहाँ से जुड़ी हुई, चलिए इसको हटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा, बाकी हम मिटा दे रहे हैं इसको। उस समय यदि पूछे कि गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल या वायसराय उस समय हुए थे 1858 के एक्ट से। वायसराय कौन था? वायसराय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। ठीक। संस्थापक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक यदि पूछे तो कौन था? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम थे। और पूछे कि जब पहली बार अध्यक्ष इसका कौन बना था? अध्यक्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन बना था? डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? किससे? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और मौलिक अधिकार यदि पूछे कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है। अ से अधिकार होता है, जैसे देखिए अ एक अक्षर है, इसी से दो शब्द बनते हैं, एक अमेरिका बन जाता है, अमेरिका, और दूसरा बन जाता है अधिकार। अर्थात मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। भाग 3 इससे संबंधित हो जाता है, मौलिक अधिकार। भाग 2 में क्या आ जाएगा? नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता, इसमें मौलिक अधिकार आ जाएगा, मौलिक अधिकार आ जाएगा। भाग 4 में क्या आ जाएगा भाई? डीपीएसपी आ जाएगा। डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व इसको बोलते हैं। भाग 5 में क्या आ जाएगा? केंद्र आ जाएगा। इतना याद रखें, आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी ने किया था। और समाजवादी, समाजवादी अखंडता, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द जोड़े गए थे। कुल 3 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवादी, अखंडता और धर्म निरपेक्ष। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। चलिए इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, उसे वहां से हटाकर कहाँ ले जाके रख दिया गया? 300 ए में रख दिया गया। और ये बार बार पूछता है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत ले जाके रखा गया? तो 300 ए में ले जाके रखा गया था। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, किसके द्वारा नियुक्त होता है? चलिए भाई, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताएंगे? 13वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। पूछेगा कि सीएजी का जो आर्टिकल होता है, सीएजी का अनुच्छेद कौन सा है? तो 148 है। भाग पूछेगा तो भाग 5 है। केंद्र जो अभी हमने बताया ना, भाग 5 केंद्र से संबंधित, उसी में सीएजी भी आ जाता है। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसको आप जानते हैं। इसका जो कार्यकाल होता है, इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष?
6 वर्ष या 65 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। यदि पहले 65 वर्ष पूरा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 6 वर्ष तक वो अपना कार्यकाल पूरा करेगा। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और पहली बार जो वित्त आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था? 1951 में इसका गठन हुआ था। और पहले अध्यक्ष यदि पूछे तो केसी नियोगी पहले अध्यक्ष थे। केसी नियोगी पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में पूछे कि कौन अध्यक्ष हैं? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है? 16वां वित्त आयोग है और इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा मिला था? तो 73वां संविधान संशोधन, इसी के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 74वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा नगर पालिका को दर्जा दिया गया था। कौन सा? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 42वां संविधान संशोधन से क्या हुआ था? इसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को, मूल अधिकार को से वैधानिक अधिकार दे दिया गया था 300A में। भारत में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ये सब कौन निर्धारित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। 1935 से है। और अधिनियम पूछे, अधिनियम किस अधिनियम से हुई थी? 1934 के अधिनियम से हुई थी। किस आयोग की संस्तुति पर हुई थी? किस आयोग की संस्तुति पर हुई थी? तो यंग हिल्टन आयोग की संस्तुति पर इसकी स्थापना हुई थी। पहले भारतीय कौन थे जो RBI के गवर्नर बने थे? तो खड़मुख शेट्टी बने थे। इतना चीजें याद रखिएगा। सेबी की स्थापना पूछे, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और इसे वैधानिक दर्जा कर दिया गया था 1992 में। पहले स्थापना 88 में, फिर वैधानिक दर्जा इसे 1992 में दिया गया था। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब लागू हुआ था? तो 2017 को, 1 जुलाई 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। पूछे कि GST कुल कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है। CGST, SGST, IGST और UTGST। कुल 4 प्रकार के GST होते हैं। पूछे कि इनमें दर स्लैब कितनी है, मतलब कितने प्रकार से कर लगते हैं? एक तो 0% हो जाता है, दूसरा 5% हो जाता है, तीसरा 18% हो जाता है और चौथा 40% हो जाता है। ये इसके स्लैब हैं। तो इतने में टैक्स लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गेहूं। और हरित क्रांति का जो समय है 1966 के आसपास शुरू होता है। प्रश्न पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना में 5 ईयर प्लान में हरित क्रांति शुरू हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसको शुरू किया गया था। और इसका सर्वाधिक विस्तार चौथी पंचवर्षीय योजना में देखने को मिलता है। भारत में पूछे कि हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन है। और विश्व में पूछेगा तो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। कहाँ के हैं? अमेरिका के नॉर्मन बोरलॉग। और MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक।
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात है। कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात है, 455 मीटर ऊंचा है। और कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में है। जोग जलप्रपात पूछता है। जोग जलप्रपात पूछता है कि किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। शरावती नदी पर है। चलिए देखते हैं आगे दो ऑप्शन और कौन से हैं। दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात ये कहाँ पे भाई? मांडवी नदी। मांडवी नदी गोवा में है। चलिए नेक्स्ट, इसको छोड़िए, कोई मतलब नहीं इसका। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पठार यही है, दक्कन का पठार। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछता है कि बहुत ज्यादा पूछता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। ठीक है, इससे कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? ए। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? सी से। वेरी वेरी विटामिन किस कमी से होती है? तो बी 3 से होती है, या बी 2 देख लीजिएगा। तो बेरी बेरी बी 3 या बी 2 से हो जाएगी। स्कर्वी सी से हो जाता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। एक प्रश्न यहाँ पे देख लीजिएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? पूछता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो WBC। डब्ल्यू से हो जाएगा वाटर। और बी और सी ये विटामिन है, तो बी विटामिन और सी विटामिन है, जल में घुलनशील है। और वसा में कौन कौन से घुलनशील है? तो बाकी जो बचती हैं, एडेक। एडेक, विटामिन A, D, E, K, ये किस में है? वसा में घुलनशील विटामिन है। इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से। अग्नाशय ग्रंथि में अल्फा बीटा गामा कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो जिसमें बीटा कोशिका होती है, इससे इंसुलिन का स्राव होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी होती है, फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी पूछे, सबसे छोटी हड्डी पूछे तो स्टेपीज होती है। चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि ध्वनि क्या है? यांत्रिक तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंग है। और इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में माध्यम का क्या होता है? अभाव होता है, इसीलिए यह निर्वात में नहीं चलती। पीएच मान 7 होने पर, देखिए यहाँ पे, मान लीजिए जो 7 यहाँ पे है, इधर बढ़ेंगे तो क्षारीय गुण पाया जाएगा। क्षारीय यानी बेस। और इधर बढ़ेंगे मतलब 7 से ज्यादा होगा। 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय, माइनस होगा तो अम्लीय। और 7 होगा तो क्या हो जाएगा? उदासीन। ठीक है, तो 7 बिलियन होने पर क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। चलिए इसको हटाते हैं, कुछ फैक्ट लिख लेते हैं। जैसे पूछता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 हो जाएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम क्या होता है? रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी कैसी मेमोरी है भाई? अस्थाई मेमोरी है। अस्थाई मेमोरी है। और रोम पूछे कि रोम क्या है? तो रोम अस्थाई मेमोरी है। रोम रोम में जो बस जाए वो क्या है? रोम मेमोरी है।
अर्थात रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। चलिए, हार्ड डिस्क क्या है? तो सेकेंडरी मेमोरी है। रैम और रोम प्राथमिक मेमोरी है, हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एचटीटीपी का फुल फॉर्म भी बहुत पूछता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। एफटीपी का क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई का उपयोग शिक्षा में मुख्यतः किस लिए किया जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं व्यक्तिगत पर्सनलाइज्ड लर्निंग के लिए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए लास्ट के दो क्वेश्चन और देख लेते हैं कि डब्ल्यू 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 का अर्थ क्या हो जाएगा? तो पहला ही सही जवाब हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार किसने, इसकी खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स ली ने किया था। चलिए लास्ट है, कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी क्या है? तो रैम अस्थाई मेमोरी हो जाएगी, अभी हमने आपको बताया रोम, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। रैम क्या है? ये अस्थाई मेमोरी है, अस्थाई मेमोरी है। और कैश मेमोरी, ये जो ये भी अस्थाई मेमोरी है, कैश मेमोरी भी क्या है? अस्थाई मेमोरी है। चलिए 30 क्वेश्चन रहे आपके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।